नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 27 फरवरी को अगस्त सेकंड शिफ्ट का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपका कि सैयद जो वंश था आपका दिल्ली सल्तनत के कौन से क्रम का था। ठीक है, तो आपको मालूम होगा दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना आपका 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला आपका जो वंश था आपका गुलाम वंश था, लेकिन आपसे पूछा गया था कि सैयद जो वंश है आपका कौन से क्रम का था। तो सैयद वंश, जिसे सैयद वंश भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत पर शासक करने वाला चौथा वंश था। ठीक है, शासन करने वाला। तो आपका राइट आंसर दोस्तों चौथा हो जाएगा। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर आपका कब से कब तक शासन किया था। तो 1451 तक शासन किया था। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की थी। वंश मुस्लिमों की तुर्की जाति का ये आखिरी राजवंश था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 1451 आपका किया गया था। इस वंश में आपके राजा की बात करें तो इस वंश में सैयद वंश के शासक थे जो चार ही थे, चौथा क्रम का था, चार शासक ही थे। पहला तो आपका सैयद खिलजी का था जिसका जो शासनकाल था आपका 1414 से 1421 था। इसके बाद आपका मुबारक शाह आया जिसका शासनकाल आपका 1421 से 1434 आया। इसके अलावा मोहम्मद शाह आया जो कि 1434 से 1445 ईस्वी तक आया था। इसके बाद दोस्तों आपका आलम शाह आया था जो कि 1445 से 1476 ईस्वी तक शासन जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें दिल्ली सल्तनत का, तो कुल 5 राजवंशों ने आपके शासन किया था। पहला वंश था आपका गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जो कि आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था गुलाम वंश। इसके अलावा अगला है आपका खिलजी वंश जिसके संस्थापक से जलालुद्दीन खिलजी और प्रतापी राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दोस्तों आपका 1390 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा तुगलक वंश जिसमें आपका फिरोज शाह तुगलक कल के शिफ्ट में पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था। ये तुगलक वंश का ही था जो कि आपका 1320 से 1414। तो पहला क्रम भी आप याद रखिएगा, पहला गुलाम था, दूसरा खिलजी था, तीसरा तुगलक था और चौथा आपका सैयद वंश था जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया था 1414 से 1451। इसके बाद जो अंतिम आपका था लोधी वंश जो कि आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, तो लोधी वंश के अंतिम राजा के बारे में आपको मालूम होगा इब्राहिम लोधी, जो कि दोस्तों बाबर ने आपके पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर इस वंश का खात्मा कर अपना मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, तो ये चार वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी जो था अफगान था। ठीक है, तो लोधी वंश अफगान था, ये बाकी गुलाम खिलजी तुगलक सैयद ये आपके तुर्क थे। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्सों को आप याद रखिएगा। और पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस आप लोगों को करना क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है। फिर भी आप लोग इतना नहीं करते हैं तो मत कीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको पूछा गया था 1929 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कितनी सूत्री मांगों की आपके मांग रखे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 14 सूत्री मांग हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने आपका 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्री मांग रखा था। तो आपका 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही किया गया था। जिन्ना की 14 सूत्री मांग के कारण नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को न देना था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभी तक 9 शिफ्ट में आपका 12 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। 9 शिफ्टों का जो प्रश्न है आपका विद उत्तर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बनाया गया है। शुल्क मात्र 20 रुपये। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको सारा जानकारी वहाँ पर दे दीजिएगा। आगे की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलते रहेगी, लेकिन ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेगी। हो सके तो आपको इसको कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़कर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 शिफ्टों का जो पीडीएफ है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। तो गोल्ड जिसे कि सोना कहते हैं, प्रतीक चिन्ह तो AU है और परमाणु संख्या आपका 79 होता है। ठीक है, 79 के साथ ये रासायनिक तत्व है। यह स्वाभाविक रूप से उच्च परमाणु संख्या वाले तत्वों में से ये एक है। ये एक चमकदार, थोड़ा लाल पीला, घना, मुलायम और लचीली और कोमल धातु का है। ठीक है, तो 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 जिसे कि ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स DHI 2022 कहा जाता है, वो आपका जारी किया गया था। तो भारत जो कि 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसल कर 107वां स्थान पे आ गया था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर 107 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एस सुब्रमण्यम किस खेल से संबंधित थे। एस सुब्रमण्यम की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर और 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम जिसे कि एस बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका महाराष्ट्र के थाने में निधन हो गया है। उन्होंने मेलबर्न 1956 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और रोम 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल
टीम के गोलकीपर के रूप में अपना प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। अगला है विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो विश्वभूषण हरिचंदन बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका भारतीय राजनेता है जो कि आंध्र प्रदेश के 23वें और वर्तमान में राज्यपाल हैं। लेकिन बता दें वो आपका 12 फरवरी 2023 को आपके राज्यपाल जो कि 7-8 राज्यों का राज्यपाल परिवर्तित किया गया था, तो इनको भी आपका वहाँ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया गया था। तो आपका 12 फरवरी 2023 तक अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन में होगा, लेकिन आपका मेरे ख्याल से आपका जनवरी का ही करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में आप लोग बताइएगा क्या दिया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ था या आंध्र प्रदेश था। विश्वभूषण हरिचंदन की बात करेंगे तो उड़ीसा के 5 बार विधायक भी रह चुके हैं और वो मंत्री भी हैं। ठीक है, अब आपका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, इससे पहले आपकी आंध्र प्रदेश के 23वें राज्यपाल के रूप में एक काम कर चुके हैं। अगला है दोस्तों कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो कनाडा के संविधान से मुख्यतः 3 ये जो आपके वर्ड हैं, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां का वर्गीकरण, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये 3 चीजें आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया होगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, जो कि मूल संविधान में आपका तो 7 था लेकिन वर्तमान में आपका 6 ही मौलिक अधिकार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है और न्यायिक समीक्षा लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके अलावा जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जापान के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली। इसके अलावा डीपीएसपी की बात करेंगे राज्य की नीति निदेशकता तो क्या, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है जो कि तत्कालीन यूएसएसआर था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शाहजहां की बेगम का नाम, इस तरह का कोई क्वेश्चन स्टूडेंट बताए हैं? तो मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम ताजमहल बनने की वजह से मुमताज महल का इंतकाल 1631 में 17 जून को हो गया था। ठीक है, तो इनका मुमताज बेगम आपके ऑप्शन में शायद दिया गया था। तो इनका जो पूरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। का निकाह 19 वर्ष की आयु में खुर्रम यानी कि शाहजहां के साथ आपका हो गया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य का एक शासक था, किसके पिता था? औरंगजेब का पिता था। ठीक है, औरंगजेब के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब ही मुगल सम्राट का शासक बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा था आपके भारत में जनसंख्या की दृष्टि से। तो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो पहला स्थान जनसंख्या के मामले में रखता है जहाँ की जनसंख्या 19.96 करोड़ है। ठीक है, इसके अलावा जिसमें आपका 15.51 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा 4.5 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2001 के 11 के बीच शहरी क्षेत्रों में 1.9 करोड़ की आबादी की बढ़ोतरी हुआ था। तो ये दोस्तों आपका पहला स्थान उत्तर प्रदेश रखता है, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा आपका पहला तो उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका बिहार और चौथा आपका आंध्र प्रदेश जनसंख्या के मामले में। इसके अलावा सबसे जो कम जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका सिक्किम है। ठीक है, ये तो जनसंख्या के आधार पर था। इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है आपका वो आपका राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य आपके गोवा है। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्सों को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट किस स्टेट का है? तो ये दोस्तों आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पहले नंबर पर है, यहाँ पर प्रजनन 3 है। हालांकि यहाँ कमी भी आई है लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार पहले राज्य में प्रजनन 3.4 था। इसके बाद मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3, मणिपुर में 2.2 था। ठीक है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो देखिए भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर आपका माही नदी हो जाएगा। तथा सोन, रिहन और बेतवा नदी को 1 बार काटती है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। किसको किसको काटती है 1 बार? तो सोन, रिहन, बेतवा और नर्मदा नदी को। लेकिन माही नदी को 2 बार काटती है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, खम्बाट की खाड़ी अरब सागर में प्रवेश करती है, पहले राजस्थान और गुजरात में होकर बहती है। यह भारत की 5 पश्चिम वायु नदियों में से एक है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं
कहते हैं भारत के राज्य, तो आपका 8 राज्य हैं, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, इसको आइए हम लोग मैप के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं। ये दोस्तों आपको जो बीच में आप रेखा देख रही हैं, ये आपका है कर्क रेखा। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला तो देखिए आपका गुजरात है, यहाँ पर दोस्तों आप छोटा सा आपका यहाँ देख लीजिए, राजस्थान से भी गुजर रहा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से भी गुजर रहा है। इसके अलावा ये झारखंड से भी गुजर रहा है, वेस्ट बंगाल से गुजर रहा है, या त्रिपुरा और मिजोरम से दोस्तों आपका ये गुजर रहा है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। आपके एग्जाम में आपका ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन में दोस्तों चंपारण आंदोलन के बारे में भी जिक्र हुआ था, स्टूडेंट बता रहे थे, और अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में भी जिक्र हुआ था। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो कि स्टूडेंट बता नहीं पाए, तो जो लोग भी एग्जाम देकर अब आ रहे हैं आप लोग, उनसे निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, या तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क करके क्वेश्चन बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दे दिया गया था। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन की बात करेंगे तो 1917 में शुरू किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। 3 कथ्या प्रणाली के विरुद्ध ये आपका ये आंदोलन जो कि किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अभी तक के सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो हमें अपने व्हाट्सएप मैसेज पर संपर्क कीजिएगा। मात्र शुल्क ₹20 रखा गया है।